नमस्ते। कभी सोचा है कि लखनऊ दक्षिण की एक जाम लगी सड़क और एक ओवरलोड अस्पताल के बीच कोई सीधा रिश्ता हो सकता है? आज हम इसी शहरी शासन की पहेली को सुलझाएंगे। ये सिर्फ एक चुनाव क्षेत्र की कहानी नहीं है, बल्कि ये शहरी भारत के शासन का एक खाका है, जहां हर गली, हर चौराहा अपनी जरूरतें और अपनी शिकायतें बयां कर रहा है। तो चलिए पहले समझते हैं कि ये जगह है कहाँ। उत्तर प्रदेश के बिल्कुल दिल में बसा है लखनऊ दक्षिण। और ये सिर्फ एक विधानसभा क्षेत्र नहीं, बल्कि राज्य के सबसे ज्यादा आबादी वाले प्रदेश का एक बहुत अहम शहरी चुनावी मैदान है। यहाँ जो होता है उसका असर सिर्फ लखनऊ तक नहीं रहता, बल्कि पूरे राज्य की राजनीतिक दिशा पर पड़ सकता है। ये बात बिल्कुल सही है। हर चुनाव असल में एक संवाद ही तो है। एक तरफ जनता की जरूरतें हैं और दूसरी तरफ एक नेता की जिम्मेदारियां। इस पूरे विश्लेषण में हम इसी संवाद की गहराई में उतरेंगे कि यहाँ के लोगों की असल मांगें क्या हैं और शासन उनकी कसौटी पर कितना खरा उतर पाया है। तो इस संवाद को समझने के लिए सबसे पहले जमीनी हकीकत को देखना होगा। चलिए बात करते हैं शहरी जीवन की उन रोजमर्रा की मुश्किलों की, जिनसे यहाँ का हर नागरिक हर रोज जूझता है। जरा सोचिए, यहाँ के लोगों के लिए रोज का सफर एक जंग जैसा बन गया है। विजय चौक और आलमबाग जैसे जो मुख्य चौराहे हैं, वहाँ ट्रैफिक जाम एक रोज की एक स्थायी समस्या है। और इसकी वजह क्या है? बसों और ई रिक्शा का बिना किसी नियम कानून के कहीं भी रुक जाना। नतीजा, सड़कें बंद और लोगों का कीमती वक्त बर्बाद। और देखिए, इस शहरी तनाव का असर सिर्फ वक्त की बर्बादी नहीं है, इसका सीधा असर लोगों की सेहत पर पड़ रहा है, जो हमारी स्वास्थ्य व्यवस्था पर एक भारी बोझ डाल रहा है। किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी के ट्रॉमा सेंटर में हर रोज 130 से ज्यादा नए ट्रॉमा के मामले आते हैं। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये एक चरमराती हुई स्वास्थ्य व्यवस्था का सबूत है, जो शहर के दबाव के नीचे दबी जा रही है। फिर बात आती है साफ सफाई की, और ये एक और बड़ी चुनौती है। चाहे विवेक खंड और जानकीपुरम की खुली नालियां हों, या गोमती नगर में जगह जगह लगे कूड़े के ढेर, संत नगर और आशियाना में जाम पड़ी नालियां, ये तस्वीरें किसी एक कोने की नहीं, बल्कि पूरे क्षेत्र की हैं। और हैरानी की बात यह है कि ये समस्या सिर्फ कम आय वाले इलाकों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि पॉश इलाकों में भी नगर निगम की उदासीनता साफ साफ दिखती है। पिछली गर्मियों की बात करें तो हालात और भी गंभीर थे। अमीनाबाद और हैदरगंज जैसे जो सेंट्रल वार्ड्स हैं, उन्होंने पानी का एक बहुत बड़ा संकट झेला। कहीं पानी आता ही नहीं था, और जहां आता था वो इतना गंदा था कि इस्तेमाल नहीं किया जा सकता था। लोगों की टैंकरों पर निर्भरता और हर घर में पानी उबालने की मजबूरी, ये बुनियादी सुविधाओं की विफलता को साफ दिखाती है। तो ये तो हुई शिकायतें, लोगों की परेशानियां। अब जरा इन शिकायतों से आगे बढ़कर आंकड़ों पर नजर डालते हैं, क्योंकि ये आंकड़े हमें यहाँ के मतदाताओं और राजनीतिक समीकरणों की एक बिल्कुल साफ तस्वीर देंगे। साल 2022 के हिसाब से यहाँ लगभग 3 लाख मतदाता हैं। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं, ये वो लोग हैं जो इस क्षेत्र की राजनीतिक तकदीर तय करते हैं। और एक बहुत जरूरी बात यह है कि महिला और पुरुष मतदाताओं का अनुपात लगभग बराबर है, जो इसे एक संतुलित चुनावी क्षेत्र बनाता है। और ये आंकड़े हमें एक और बात की याद दिलाते हैं। हमारे संविधान का मूल आधार हर नागरिक का सम्मान है, और एक स्वस्थ लोकतंत्र में संवाद की जिम्मेदारी भी उतनी ही अहम है। अपनी बात रखना, सूचित होकर रखना, ये हम सबकी जिम्मेदारी है। खैर, अब 2017 के आंकड़े को देखें तो यहाँ करीब 61% मतदान हुआ था। शहरी क्षेत्रों में अक्सर ग्रामीण इलाकों से कम वोटिंग होती है। इसका मतलब है कि एक बड़ा मतदाता वर्ग है, जिसे अभी भी लोकतांत्रिक प्रक्रिया में और सक्रिय रूप से शामिल करने की गुंजाइश है। तो ये मतदाता हैं कौन? प्रोफाइल क्या है इनका? देखिए, यहाँ का वोटर बेस मुख्य रूप से शिक्षित, शहरी और नौकरी पेशा मध्यम वर्ग है। ये वो लोग हैं जिनके लिए शहरी जीवन की गुणवत्ता, शासन में पारदर्शिता और नागरिक सुविधाएं, ये सब सबसे ज्यादा मायने रखती हैं। और इस क्षेत्र का जो सामाजिक ताना बाना है, वो भी काफी मिला जुला है। यहाँ ब्राह्मण, दलित और मुस्लिम समुदाय की एक बड़ी और अहम आबादी है। ये विविधता राजनीतिक दलों के लिए एक चुनौती भी है और एक अवसर भी, कि वो कैसे इन सभी वर्गों को एक साथ लेकर चल पाते हैं। अब चलिए जरा पीछे मुड़कर देखते हैं, इतिहास के पन्ने पलटते हैं और पिछले चुनावी नतीजों का विश्लेषण करते हैं। इससे हमें आज के राजनीतिक माहौल और लंबे समय से चल रहे ट्रेंड्स को समझने में बहुत मदद मिलेगी। पिछले 2 दशकों का इतिहास देखिए।
ये एक पैटर्न दिखाता है। 2002 में बीजेपी, 2007 में बीएसपी, 2012 में समाजवादी पार्टी और फिर 2017 और 2022 में वापस बीजेपी। ये पैटर्न साफ बताता है कि यहाँ के वोटर किसी एक पार्टी से बंधे नहीं हैं। वो किसी भी दल को हल्के में नहीं लेते और ये समझते हैं कि सत्ता यहाँ स्थायी नहीं है। 2017 का चुनाव याद होगा सबको, एक लहर थी। उस वक्त बीजेपी ने लगभग 45% वोट शेयर के साथ एक तरफा और बड़ी जीत हासिल की थी। उस चुनाव में समाजवादी पार्टी और उसके गठबंधन को काफी नुकसान हुआ था और उनका वोट शेयर घटकर करीब 35% पर आ गया था। लेकिन 2022 के नतीजों में कहानी थोड़ी बदली। हाँ, बीजेपी जीती जरूर और उसका वोट शेयर बढ़कर लगभग 50% भी हो गया। लेकिन समाजवादी पार्टी ने भी अच्छी खासी वापसी की और अपना वोट शेयर बढ़ाकर 38% कर लिया। जीत का अंतर कम होना साफ इशारा करता है कि विपक्ष मजबूत हो रहा है और सत्ताधारी दल के खिलाफ सत्ता विरोधी लहर धीरे धीरे बन रही है। तो अब सवाल ये उठता है कि इन सब समस्याओं, इन आंकड़ों और इन चुनावी पैटर्न को देखते हुए एक असरदार शासन का रोडमैप, एक ब्लूप्रिंट आखिर क्या हो सकता है? चलिए एक ऐसी ही रणनीतिक रूपरेखा पर नजर डालते हैं जो मतदाताओं की शिकायतों को सीधे संबोधित करने के लिए बनाई गई है। किसी भी रणनीति के लिए अपनी ताकत और बाहर के मौकों को समझना बहुत जरूरी होता है। अंदरूनी ताकत क्या है? एक बढ़ता हुआ बूथ नेटवर्क और एक मजबूत, साफ छवि वाला स्थानीय उम्मीदवार। और बाहरी मौका क्या है? नागरिक मुद्दों पर जनता का गुस्सा और राज्य में हाल के चुनावी रुझानों से मिली एक नई गति। समाजवादी पार्टी की जो रणनीति है वो 4 मजबूत खंभों पर टिकी है, जिसे चतुर्मुख सिद्धांत भी कह सकते हैं। पहला, लोक कल्याण, यानी सबके लिए अच्छी शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार। दूसरा, सामाजिक न्याय, दलितों, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों का उत्थान। तीसरा, लोक संगठन, यानी जमीनी स्तर पर लोकतंत्र को मजबूत करना। और चौथा, स्वदेश विकास, यानी राष्ट्रीय प्रगति। ये चारों मिलकर एक ऐसा विजन बनाते हैं जो सिर्फ विकास की बात नहीं करता, बल्कि समाज के हर वर्ग को साथ लेकर चलने का वादा करता है। इस रणनीति को जमीन पर उतारने से पहले एक और महत्वपूर्ण बात समझना जरूरी है, खासकर आज के डिजिटल दौर में। जब हम लोगों से जुड़ते हैं, उनका डेटा इकट्ठा करते हैं, तो उनकी प्राइवेसी का सम्मान करना सर्वोपरि है। भारत का जो नया डेटा प्रोटेक्शन कानून है वो इसी सहमति और निजता के अधिकार को मजबूती देता है। अब देखते हैं कि ये रणनीति जमीन पर कैसे काम करती है। इसका एक अहम हिस्सा है बूथ योद्धा। इसका मतलब है हर बूथ पर 5 युवा कार्यकर्ताओं की एक समर्पित टीम, जिन्हें जमीनी स्तर पर लोगों से जुड़ने और वोटरों को लामबंद करने के लिए खास ट्रेनिंग दी गई है। आज के चुनावों में एक प्रेरित जमीनी कैडर की यही अहमियत है। तो आखिर में ये पूरा विश्लेषण हमें राजनीति से आगे ले जाकर एक बड़े मकसद की तरफ, एक बड़े उद्देश्य की ओर इशारा करता है। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि कोई भी नेता इन शिकायतों को, इस डेटा को एक असरदार गवर्नेंस एजेंडा में कैसे बदल सकता है? सड़क के गड्ढों से लेकर अस्पतालों में बेड की कमी तक, हर एक शिकायत में एक बेहतर कल बनाने का अवसर छिपा हुआ है। और यही इस पूरी पड़ताल का सबसे बड़ा सबक है। चुनाव सिर्फ एक राजनीतिक मुकाबला नहीं है, ये शासन के लिए डेटा इंजीनियरिंग है। ये जनता के जीवन को बेहतर बनाने के लिए उनकी जरूरतों के डेटा को समझने और उस पर काम करने का एक पूरा तंत्र है। अगर आप एक जन केंद्रित नेता बनना चाहते हैं और अपने क्षेत्र को ऊपर उठाना चाहते हैं, तो blueprintstrategies.ai से mgr@blueprintstrategies.ai पर संपर्क करें या 08042041602 पर कॉल करें। पर्पस बियॉन्ड पॉलिटिक्स।